हाँ तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एएनबी ट्यूटोरियल पर। और मैं आशीष नारायण आज आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो देखो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्योंकि इसमें हमें 10th लेवल में सिर्फ और सिर्फ इसका फार्मूला याद करना होगा। ठीक है, F बराबर r/2। ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, देखो होता क्या है कि रिलेशन क्या है, छोटा सा डिफिनेशन है, कंफ्यूजिंग बहुत कराता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इसके उल्टा भी कर सकते हो, यह भी क्वेश्चन आया हुआ। देखो क्वेश्चन जो है कि यह तरीके से, दूसरी तरीके से जो 10 के कक्षा 10 के लेवल में जो कंपटीशन वगैरह है ना, उसमें दूसरे तरीके से पूछेगा। कैसे पूछ लेगा, ऐसे कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और फिर दे देगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगनी है, या फिर कह देगा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी है। यहाँ पे दुगनी लिख देते हैं। ठीक है, दुगनी होती है। ठीक है, तो हमको सिंपल से जानना है, F बराबर r/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, अथवा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। दोनों याद करना है, दोनों लिखना है। एक ही बुक में दिया है, लेकिन यह उल्टा तरीके से भी पूछ सकता है। जैसे F बराबर दिया है, F बराबर r/2, तो इसको लिख सकते हो ना, r बराबर 2F, यह भी तो लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों नोट कर लेना। ठीक है, अगला हेडिंग है किरण के चलने का नियम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब करना। इसके लिए हमको जरूरी क्या है, हमको जरूरी है किरण के चलने का नियम। ठीक है, जैसे कि किरण जब मुख्य से समांतर जा रही है तो कहाँ से होकर जाएगी, जब फोकस से जा रही है तब कहाँ से होकर जाएगी, और जब वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तब कहाँ होकर जाएगी। ठीक है, यही 3 नियम हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो पहला नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, अथवा मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिएगा, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत कैसे होंगी। देखो जैसे मान लीजिए हमारा यह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से हो। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अब यह हमारा हो गया मुख्य अक्ष को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, PA। इसको हम ध्रुव P कहते हैं। ठीक है, और मिरर है तो मिरर M से शुरू होता है, तो M1 M2 हमारा मिरर हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, मतलब कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश किरण चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। यह हमारा हो गया मुख्य फोकस। ठीक है, अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देखो अथवा गलत लिखा है, अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे देखो, जब हम लेंगे उत्तल दर्पण, तो उसमें उत्तल दर्पण क्या होता है, परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। हमने पिछले लेक्चर में सब डिफिनेशन ट्रिकी तरीके से बताया हुआ है। जो बच्चे न देखे हों, इसके पहले वाला लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से देख लें। ठीक है, ये हमारा ध्रुव P है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फोकस दूरी यहाँ कहीं होगा। देखो मुख्य अक्ष हमारा है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा यह मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, अथवा मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, यह रहा हमारा। और फिर दूसरा नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएंगी अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होकर चली जाएंगी। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो यह किरण है, ठीक है, यह हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है। ठीक, अब यहाँ पे इसी तरह से हम बना लेंगे, यह हमारा कौन सा दर्पण, यह हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, एक अवतल दर्पण है, दूसरा उत्तल दर्पण है। ठीक, चलो प्रिंसिपल एक्सिस बढ़ा देते हैं, कट कर देते हैं। यह हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हमारा ध्रुव P, ये हमारा M1 M2 मिरर हो गया, M1 M2 मिरर हो गया, ठीक। यहाँ पे ध्रुव P, ठीक। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अथवा, पहले तो मुख्य फोकस, इसमें मुख्य फोकस से होकर ही जाएंगी, ठीक है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अथवा मुख्य फोकस इधर होगा क्योंकि यह उत्तल दर्पण है, तो मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, तो देखो मुख्य फोकस की ओर जा रही है, ए डॉटेड डॉटेड, ठीक है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो हमारा मुख्य अक्ष की समांतर हो गई, ठीक है, या मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक। यहाँ पे एरो दिखा दे रहे हैं। फिर यह दूसरा नियम था, ठीक है। अब तीसरा नियम हमारा कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है, ठीक है। इसमें देखिए, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, पता नहीं दिख रहा होगा आई थिंक। चलो यह हमारा छोटा सा था, नन्ही बनाऊं तो बढ़िया से दिखाए। चलो यह हमारा कौन सा दर्पण हो गया भैया, यह अवतल दर्पण, वेरी गुड, यह अवतल दर्पण हो गया, यूं। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। एक तरफ से हम लाल ऑक्साइड का पेंट लगा रहे हैं भैया, ताकि यह गोली दर्पण अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में बदल जाए। यह हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी एक को बना दे रहे हैं, यह भी हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें वक्रता केंद्र, देखो इसमें इधर है तो वक्रता केंद्र होगा, इसका कर्वेचर इधर है तो इधर होगा। तो कह रहा है कि मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मान लीजिए वक्रता केंद्र है C, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे लिख लो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, यहाँ पे लिख लो उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, अगर यहाँ पे भी पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं। चलो ठीक है, तो मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप जो नोट करवा रहे हैं, इसको नोट करिए, याद करने में आसानी होगी, ठीक है। और ज्यादातर हम कोशिश करेंगे क्लास टाइम में ही याद हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। अब देखो हम लोग अभी जस्ट पढ़ा है किरण के चलने का नियम, ठीक है। अगर वो तीनों नियम हम फॉलो करेंगे तो वस्तु कहीं पर भी रहे हमको इमेज बन जाएगा, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो वस्तु जब पहला है 6 स्थितियां पढ़ेंगे, इसमें 5 स्थितियां में वास्तविक बनेगा, 1 स्थितियां में आभासी बनेगा, ठीक है। तो दर्पण जो दर्पण और लेंस में एक चीज खास बात बता दें, दर्पण जो है, दर्पण में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, अवतल दर्पण का, और लेंस में सबसे ज्यादा यूज उत्तल लेंस का होता है, यह बात ध्यान में रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह में यह भी अवतल दर्पण ही ज्यादातर पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे ना, अभी जो यह क्वेश्चन आता है 4 नंबर का आता है, तो भैया सिर्फ किरण आरेख बना देने से तो काम नहीं चलेगा। जब तक हम इसके बारे में लिख ना दें कि फला माना फलाना ढकाना, जब तक ये न लिख दे ना तो कोनो मतलब ना रहे। 4 नंबर का आएगा, बहुत ज्यादा देगा, 2 नंबर देगा, ठीक है। लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, बस हम एक को लिख दिए हैं, इसलिए लिख दिए हैं ताकि मतलब कि आप लोग
हमारे समझाने के बाद तो आप लोग लिख लोगे, लेकिन अगर जो ना लिख पाए तो इसलिए इसको लिख दिए हैं, इसको देख करके आप लोग समझिए और लिखिए। लेकिन पहले मेरी बात समझिए, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर है तो एक क्या करते हैं हम, एक दर्पण ले लेते हैं। कौन सा दर्पण? यह अवतल दर्पण है, ठीक है। और एक अवतल दर्पण लेते हैं, इसके इसके एक साइड कलाई कर देते हैं, मतलब ठीक है। अब इसमें यह तुम्हारा हो जाएगा, माना कौन सा, M1 M2 एक अवतल दर्पण है। इसको यहाँ ध्रुव P, और यह तुम्हारा हो जाएगा मुख्य अक्ष, ठीक है, यह मुख्य अक्ष हो जाएगा, यह तुम्हारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब देखो अनंत पे है, अनंत पे कोई वस्तु रखी गई, देखिए इसमें क्या किया हमने, एक मिरर लिया। कौन सा मिरर? मिरर का नाम दे दिया M1 M2। अब देखो जो जो चीजें मतलब कि बता रहे थे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे यह चीज समझ लेते हैं। किरण आरेख आप लोग देख के बना लीजिएगा, या फिर जैसे मैं समझा दे रहा हूँ वैसे बनाइएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखो ऐसे लिखना है, माना एक, अब जो मिरर है तो भाई उसका नाम तो कुछ होगा। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत पर कोई वस्तु O डैश रखी गई है। अब दो किरण लेते हैं, हर एक चित्र बनाने के लिए दो किरण लेंगे, दो किरण लेते हैं, दो किरण लेते हैं। अब इसके बाद लिखना पड़ेगा कि अनंत से चलने वाली किरण परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। दो किरण लेते हैं, पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को I डैश पे काटती हैं, अतः I डैश वस्तु O डैश का वास्तविक उल्टा था वस्तु से बहुत बहुत छोटा प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। अगर इतना लिख देगो ना, आपको 4 नंबर का पूरा पूरा मिल जाएगा, कहानी की तरह है, जैसे हम बताएं वैसे लिख लो। अगर न समझ में आया हो तो मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इस साइड हटाओ, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिएगा। बाकी अब हम लोग दूसरा नंबर पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा नंबर है वस्तु, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा और प्रकृति कैसी होगी। देखो हम लोगों ने किरण आरेख का नियम पढ़ चुका है, उसके बाद किरण आरेख के चलने का नियम पढ़ चुका है। अगर हमको वह समझ में आया, वह आता है तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब करेंगे क्या हम, देखो एक अवतल दर्पण बनाएंगे जो पहले से बना हुआ था, उसको हम मिटा दे रहे हैं। इसके बाद हम बताएंगे, इसके बाद उतना जो टिटिम्बर लिख दिए हैं ना वो सब माना फलाना ढकाना अपने से लिखना है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं, एक दो तो लिख के दिखा दे रहे हैं कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा दे रहे हैं। फिर उसके बाद अब 4 ठो अपने आप से लिखना है, ठीक है। 3 ठो नहीं तो हम ये लिखवा दे रहे हैं 2 ठो। अब इसके बाद इसमें तो नहीं ये लिखवाएंगे, 4 ठो अपने आप से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ में आ जाएगा तो आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। तो कहाँ पे वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, ठीक है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो पहली किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के सामने O डैश, देखो हो गया। क्या हुआ कि ऐसे लिखेंगे, देखो ये 4 नंबर का आता है, कह देगा कि जब वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो इस प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को समझा, किरण आरेख द्वारा सहित समझाइए। तो 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो सिर्फ किरण आरेख लिख देने से काम थोड़ी ना बन जाएगा, है? तो हमको किरण आरेख के साथ साथ इसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा, माना फलाना ढकाना, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे ऐसे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक दर्पण बनाएंगे, ठीक है, अवतल दर्पण कहेंगे। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने एक वस्तु O डैश रखी गई है, O डैश रखी गई है, जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु O डैश रखी गई है। 2 किरणें लेते हैं, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है, ठीक है। वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं, अतः I डैश वस्तु O डैश का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। अगर इतना लिख दोगे तो आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। जितना 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है 4 नंबर पूरा का पूरा मिलना तय है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं वही चीजें, यहाँ पे देख लो। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु O डैश रखी गई है। 2 किरण लेते हैं, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो परावर्तन के पश्चात
जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, कुछ लेते हैं, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। उसमें दिख रहा है साफ साफ है। ठीक, ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं, अतः आई डैश वस्तु ओ डैश का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, अगर इतना लिख दोगे आप लोग को तो आप लोग का 4 नंबर फिक्स है, एक भी नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में अब हम लोग तीसरा नंबर पढ़ने जा रहे हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो तो देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो दो किरण लेते हैं। ठीक है, दो किरण लेंगे, अब इसमें देखो लिखेंगे क्या वही वक्रता केंद्र पर एक वस्तु बनाएंगे, हम दो किरण लेंगे, पहला किरण मुख्य के समांतर जाएगी, हाँ, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाएगी, दूसरा किरण मुख्य फोकस होकर जाएगी, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाएगी। और लिखेंगे कैसे, ये देखो लिखेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने वक्रता खंड पर एक वस्तु O डैश रखी गई है। दो किरण लेते हैं, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पे काटती हैं, अतः आई डैश वस्तु ओ डैश का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है, अगर इतना लिख ले रहे हो तो आपका 4 नंबर पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो अगला नंबर हेडिंग हम लोग चौथा नंबर पढ़ते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। ठीक है, हेलो माइक टेस्ट सही है। देखो हम लोग क्या किए ना, अब अगला नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगला नंबर है वस्तु जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा कि फिर वही चीजें हैं, फिर क्वेश्चन यही ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाता है या कि किरण आरेख बनाइए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, तो किरण आरेख द्वारा समझाइए। ठीक है, तो यह 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर किरण आरेख के लिए, 2 नंबर इसके लिखने के लिए, माना फलाना ढकाना। ठीक है, तो तुरंत हम लिख देंगे, एक दर्पण बनाएंगे और लिखेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने, जहाँ कहा हो, जिसके सामने वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में एक वस्तु O डैश रखी गई है। अब दो किरण लेते हैं, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटते हैं, अतः आई डैश वस्तु O डैश का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो जो हमने पिछला वाला लिखा है उसमें क्या क्या बदलाव कर देंगे तो हो जाएगा। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु रखी गई। अब वह वस्तु कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, जिसके सामने मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु O डैश रखी गई है। दो किरण लेते हैं, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं, अतः आई डैश वस्तु O डैश का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा
बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। ठीक है, ये रहा। ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो सीख लोगे, अगर सीख लोगे तो यह सब चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, बस चित्र देख करके हम बोल देंगे। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के मध्य एक वस्तु O डैश रखी गई है। दो किरण लेते हैं, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती है, अतः I डैश वस्तु O डैश का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। इतना लिख दोगे, किरण आरेख बना दोगे, आपका 4 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा राइटिंग, तो पर भी आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला नंबर हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। ठीक, हेलो हेलो, माइक टेस्ट, ओके। देखो अगला नंबर हम लोग हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, वस्तु मुख्य फोकस पर हो, ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो देखो यह चीजें इसका नहीं है, पिछले वाले चीज का है। अभी देखो इसी में से अगर हम लोग को लिखना आ गया है तो इसी में से कैसे सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, उसके बाद वही चीज हो जाएगा। ठीक है, चित्र में फिर वही देखो, एक दर्पण बनाए हैं, एक मुख्य फोकस बना, मुख्य अक्ष बनाए हैं, और वस्तु कहाँ पे रखे हैं, मुख्य फोकस पर एक वस्तु O डैश रखे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो दो किरण लेते हैं, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है जो परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण जो लेते हैं वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो परावर्तन पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें समांतर हो जाती हैं। अब ये समांतर किरणें कहाँ पे मिलती हैं, अनंत चलने वाली किरणें क्या होती है, समांतर होती है। ये दोनों किरणें अनंत पर I डैश पर मिलती हैं, अतः वस्तु O डैश का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब I डैश अनंत पर बनता है। ठीक है, अब देखो हम लोग को थोड़ा बदलना, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। ठीक है, सब पहला तो वही लिखना पड़ेगा। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने मुख्य फोकस पर एक वस्तु O डैश रखी गई है। दो किरण लेते हैं, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से, तथा दूसरी किरण यहाँ से देखो इसकी जगह वक्रता केंद्र, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ठीक है, यहाँ से मिटा दे रहे हैं, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। अब समांतर किरणें अनंत पर मिलती हैं, ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, अतः ये किरणें अनंत पर I डैश पर मिलती हैं, अतः I डैश वस्तु O डैश का वास्तविक उल्टा था, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, यह तुम्हारा हो गया 5वां नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला नंबर हेडिंग, वस्तु यदि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हो। ठीक है, O डैश। अब देखो 5 स्थिति में तो वास्तविक बन रहा था, अब एक स्थिति में आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कैसे लिखेंगे। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में एक वस्तु O डैश रखी गई है। दो किरण लेते हैं, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से दूर हटती जाती हैं, अतः इन किरणों को पीछे बढ़ाने पर I डैश पर मिलती है, वो नहीं I डैश पर मिलती हैं, अतः I डैश वस्तु O डैश का आभासीय सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है। इतना लिख दोगे आपका 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग का यह हुआ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समाप्त हुआ। अब हम लोग अगला नंबर पढ़ने जा रहे हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, हेलो माइक टेस्ट, ओके। देखो जब वस्तु अनंत पे
एक को बना देते हैं इस तरह से, ये तो उत्तल दर्पण है ना, तो इस तरह से रहेगा। इस तरह से कलाई कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका नाम दे रहे हैं इसका M1, M2 इसका नाम दे रहे हैं इसका P, ठीक है। अब कह रहा है वस्तु अनंत पे हो, भैया अनंत बना दे रहे हैं डॉटेड लाइन से। अब अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है। अब अनंत से कोई किरण आ रही है, एक दूसरे के समांतर है, एक किरण ऊपर एक किरण नीचे। अब यह मुख्य अक्ष के भी समांतर है और एक दूसरे के भी समांतर है। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं? जी, फोकस बिंदु से, मुख्य फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। अतः मुख्य अक्ष, अब देखो इसमें क्या लिखना है, इसमें बहुत सिंपल है, किरण आरेख भी सिंपल है, लिखना भी सिंपल है। ये माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण, अवतल नहीं, एक उत्तल दर्पण है जिसके सामने अनंत पर कोई वस्तु O डैश रखी गई है। अब अनंत चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। दो किरण लेते हैं जो कि दोनों मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। अब मुख्य अक्ष के संपर्जों की परावर्तन के पश्चात फैल जाती है। इन किरणों को पीछे बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस से आती हुई लगता है, इन किरणों को पीछे बढ़ाने पर मुख्य फोकस पर मिलती है। अतः अनंत पे रखी वस्तु O डैश का आभासीय सीधा तथा बिंदुवत प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, ठीक है। इतना लिख दोगे तो आपका 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। जनरली ये नहीं आता है, आता तो यही है जो अभी दूसरा नंबर ये बताने जा रहे हैं, यहाँ ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो एक बनाते हैं हम लोग उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण, अवतल नहीं, उत्तल दर्पण बनाते हैं। अब वस्तु ध्रुव P, यहाँ P है ना, वस्तु ध्रुव P और अनंत के बीच में कहीं पर भी हो, ठीक है। अनंत के बीच में यहाँ पे P रख लो और अनंत, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है। वस्तु ध्रुव P और अनंत के बीच में कहीं पर हो, तो पहला किरण ले लेंगे, मुख्य अक्ष समांतर ले लेंगे, जो परावर्तन के पश्चात फैल जाएगी, पीछे बढ़ाने पर एक कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। अब दूसरा किरण जो हम लोग लेंगे वह जो होगा वह वक्रता केंद्र से, ठीक है। वह उस वक्रता केंद्र से होगा, उसी मार्ग से क्या होगा, वापस लौट आएगा। ये दोनों किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटेंगी, अतः I डैश वस्तु O डैश का आभासीय सीधा था वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ध्रुव P और मुख्य फोकस के बीच में बनता। अब देखो इसका नाम दे दीजिए M1 M2 एक दर्पण हो गया, ठीक है। इस तरह से दो किरण इधर डायरेक्शन दिखा देंगे, डायरेक्शन वगैरह दिखाएंगे तभी तो काम बनेगा। इसका नाम लिख देते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। क्या है? मुख्य अक्ष, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसके सामने अनंत और ध्रुव के बीच में एक वस्तु O डैश रखी गई है। दो किरण लेते हैं, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो परावर्तन के पश्चात फैल जाती है। इस किरण को पीछे बढ़ाने पर मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। अतः ये दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। अतः I डैश वस्तु O डैश का आभासीय सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है, ठीक है। इतना लिख दोगे तो आपका 4 नंबर हो जाएगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, एक कंपटीशन में जो आ सकता है, कंपटीशन में आया भी है, तो एक यह चीजें पूछी जा सकती हैं कि जैसे कि बताइए उत्तल दर्पण द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ठीक है। फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। अब देखिए अंतर क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, और अवतल दर्पण द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो छोटा बड़ा यही फर्क रहता है। यह आया हुआ क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक में, तो आप लोग अभी से ध्यान दीजिए, और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।